नमस्कार। कई बार ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो सचमुच में हिलाकर रख देती हैं। आज की कहानी कुछ वैसी ही है। 1970 के दशक के ओडिशा से। ये एक कॉलेज स्टूडेंट आराधना की असली कहानी है, जिसे उनकी भतीजी ने हम तक पहुंचाया है। यह एक ऐसी कहानी है जो शायद बेचैन कर दे और दिमाग में कई सवाल छोड़ जाए। तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो साल था 1978, जगह थी भुवनेश्वर। हमारी कहानी की मुख्य किरदार हैं आराधना, हिस्ट्री में फाइनल ईयर की स्टूडेंट। आराधना उस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई थी जहां वो अपनी दो रूममेट्स के साथ रहती थी, लेकिन उस कमरे का माहौल रोज रोज के झगड़ों से इतना खराब हो चुका था जैसे मानो जहर घुल गया हो। अब आराधना की परेशानी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। उन्होंने मन में पक्का कर लिया था, मैं कॉलेज का अपना आखिरी साल इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती। उन्हें बस एक नया कमरा चाहिए था, चाहे जैसे भी मिले। और बस यही एक फैसला उन्हें एक बहुत ही अनजाने और कह सकते हैं खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाला था। और इसी बेचैनी में कहानी में एंट्री होती है मीता की। मीता आराधना की ही क्लास में थी, लेकिन बिल्कुल अलग थलग सी। हमेशा कोने में बैठना, काले कपड़े पहनना, किसी से बात ना करना। उसके इस अजीब व्यवहार की वजह से ना क्लास में तरह तरह की अफवाहें थी। लोगों से चुड़ैल तक कहते थे और अक्सर परेशान भी करते थे। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब एक दिन कुछ क्लासमेट्स मीता को बुली करने की सारी हदें पार कर देते हैं। वो सब मिलकर उसे लड़कियों के रेस्टरूम में लॉक कर देते हैं और उसे मजबूर किया जाता है एक बेहद अपमानजनक बात दोहराने के लिए, मैं काली चुड़ैल हूं, मैं काली चुड़ैल हूं। ये बहुत ही ज्यादा क्रूरता थी। जब एक टीचर आई और दरवाजा खुलवाया, मीता चुपचाप वहां से चली गई। लेकिन उस पूरी क्लास में सिर्फ आराधना ऐसी थी जिसने उसे बचाने की कोशिश की थी। और शायद उसी पल ने उन दोनों के बीच एक अनोखा सा कनेक्शन बना दिया। उसी दिन शाम को बस स्टॉप पर आराधना ने हिम्मत करके मीता से बात की, उसकी हिम्मत बढ़ाई। मीता ने तभी कुछ अजीब सा कहा, तुम्हें कहीं कमरा नहीं मिलेगा, अभी के लिए एडजस्ट कर लो। बात तो अजीब थी, पर इससे आराधना के दिमाग में एक आइडिया आया। मीता एक बहुत बड़े घर में अकेले रहती थी। अब यहां से चीजें और अजीब होने लगती हैं। रेस्टरूम वाले इंसिडेंट के ठीक बाद मीता को बुली करने वाली दो मेन लड़कियों के साथ सच में बुरा हो गया। एक को इतना तेज बुखार हुआ कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और दूसरी का रोड एक्सीडेंट हो गया। आराधना के दोस्तों ने उसे सीधे सीधे चेतावनी दी, ये मीता का काला जादू है, उससे दूर रहो। लेकिन आराधना की मजबूरी उसके डर पर हावी हो गई। उसे तो बस एक कमरा चाहिए था। अपने दोस्तों की सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करके आराधना ने आखिरकार मीता से पूछ ही लिया कि क्या वो उसके घर में रेंट पर रह सकती है। 2 दिन बाद मीता मान गई, लेकिन एक शर्त के साथ, मेरे कुछ रूल्स हैं जिनको तुम्हें फॉलो करना होगा। आराधना उस घर में शिफ्ट हो गई और बस जैसे ही वो वहां पहुंची, अजीब चीजों का सिलसिला शुरू हो गया। तो अब आराधना उस अजीब नियमों वाले घर में आ चुकी थी और एक के बाद एक खतरे की घंटियां बजने लगी थीं। इस घर में कुछ बहुत ही अजीब था। एक कमरा जो हमेशा बंद रहता था। आराधना को मीता के कमरे में जाने की सख्त मनाही थी। हर शुक्रवार एक दोस्त जिसका नाम मौसमी था, मीता से मिलने आती थी, पर उसे किसी ने देखा नहीं था। और हर शुक्रवार घर की मेड को छुट्टी दे दी जाती थी। जब मेड शनिवार सुबह आती तो उसे मीता के दरवाजे के बाहर राख का ढेर मिलता। और तो और घर में हर कुछ दिनों में 1 किलो सरसों के बीज इस्तेमाल हो जाते थे और पूरे घर में भगवान की एक भी तस्वीर नहीं थी। साफ था, यहां कुछ बहुत बहुत गड़बड़ था। घर में काम करने वाली मेड ने भी ये सब अजीब चीजें नोटिस की थीं। एक दिन उसने आराधना से धीरे से कहा भी, बेबी, आपको सावधान रहना चाहिए। आपको मैडम के बारे में कुछ अजीब नहीं लगता? इस बात ने आराधना के डर को और बढ़ा दिया। एक दिन आराधना ने छिपकर घर के लैंडलाइन से अपने बड़े पापा को फोन किया। उनके बड़े पापा एक आध्यात्मिक इंसान थे, काली साधना करते थे। और फोन पर उन्होंने आराधना को ऐसी बात कही जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, आरू सुनो, झूठ मत बोलो, तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है। उन्हें न जाने कैसे फोन पर ही पता चल गया था कि आराधना किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है, किसी खतरनाक जगह पर है। और फिर वो शुक्रवार की रात आई, वो रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कहानी का क्लाइमैक्स, इस रहस्य का सबसे भयानक हिस्सा
अब शुरू होने वाला था। रात के करीब 1:30 बजे थे। आराधना की नींद अचानक एक तेज जलने की बदबू और कुछ मंत्र पढ़ने की आवाजों से खुली। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसे लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। वो अपने ही बिस्तर पर बिल्कुल जाम हो गई, हिल नहीं पा रही थी, चिल्ला नहीं पा रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई उसकी जान लेने पे तुला हो। किसी तरह पता नहीं कैसे आराधना ने हिम्मत जुटाई और अपने बिस्तर से उतरकर मीता के कमरे के दरवाजे तक पहुंची। उसने की होल से अंदर झांका और अंदर जो मंजर था उसने आराधना के होश उड़ा दिए। उसने देखा कि मीता आग के सामने बैठकर मंत्र पढ़ रही है और सरसों के दाने आग में फेंक रही है, लेकिन बिस्तर पर एक और मीता बिल्कुल उसकी हमशक्ल बेहोश पड़ी थी। फिर आराधना ने देखा कि मंत्र पढ़ने वाली मीता धीरे धीरे एक काली परछाई में बदल गई और उस परछाई ने बिस्तर पर पड़ी दूसरी मीता के शरीर को सिर से पांव तक सूंघा। ये देखते ही आराधना वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह जैसे तैसे आराधना कॉलेज पहुंची, लेकिन वहां जाते ही वो बेहोश हो गई। उसे सीधा हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने जो बताया वो सुन के सबके पांव तले जमीन खिसक गई। आराधना का हीमोग्लोबिन लेवल इतना कम हो गया था, इतना खतरनाक लेवल तक, जैसे किसी ने उसके शरीर से सारा खून निचोड़ लिया हो, सिर्फ एक रात में। आराधना के ठीक होने और मीता के अचानक गायब हो जाने के बाद इस पूरी कहानी का, इस पूरी पीड़ा का सच आखिरकार सामने आता है। कई साल बाद मीता की दादी ने इस रहस्य से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि जब मीता सिर्फ 10 साल की थी, तब उसके साथ रिश्तेदारों ने ही एक बहुत भयानक हादसा किया था। परिवार ने बात को दबा दिया और इसके बाद मीता बिल्कुल चुप हो गई। उसे एक आश्रम स्कूल भेजा गया जहां उसकी एक ही दोस्त बनी, कविता। लेकिन किस्मत देखिए, कविता की भी मलेरिया से मौत हो गई। ये मीता के लिए आखिरी झटका था। उसने कभी माना ही नहीं कि कविता मर चुकी है। उसके दिमाग में बस एक ही जुनून सवार हो गया, मुझे बस एक शरीर चाहिए, मैं कविता को सबके सामने ले आऊंगी। तो ये जो आत्मा थी, ये कोई भूत नहीं, बल्कि मीता के अंदर बसे गहरे सदमे का ही एक रूप था। उसके टूटे हुए मन की एक कल्पना थी। वो एंटिटी जिसे एक शरीर की जरूरत थी, वो दरअसल मीता की अपनी दोस्त कविता को वापस लाने की एक बेचैन कोशिश थी। मीता का अंजाम बहुत ही दुख भरा रहा। जिस दिन आराधना बेहोश हुई, मीता को भी तेज बुखार के साथ कॉलेज से घर भेज दिया गया। 2 महीने बाद आराधना को पता चला कि उसे एक मेंटल असाइलम में भर्ती कराया गया है और अगले ही साल खबर आई कि असाइलम में ही हार्ट अटैक से मीता की मौत हो गई। लेकिन इस कहानी का सबसे चिलिंग हिस्सा अभी बाकी था। बाद में आराधना के बड़े पापा ने मीता की दादी को बताया कि वो आत्मा, वो असली थी, बहुत शक्तिशाली थी और उसे शांति पाने के लिए एक जान की जरूरत थी, या तो आराधना की या फिर मीता की। तो आखिर में सवाल वही रह जाता है, क्या मीता पर किसी बुरी आत्मा का साया था, या वो अपने ही अतीत के, अपने ही ट्रॉमा के भूत से घिरी हुई थी? एक ऐसी लड़की जिसे दुनिया ने इतना सताया कि उसने अपनी ही एक अलग दुनिया बना ली। इसका जवाब शायद हमेशा के लिए एक रहस्य ही रहेगा।